नमस्कार दोस्तों, सांध्यता पढ़ रहे थे। आज हम उसके अंदर कुछ और नई चीज़ें पढ़ने वाले हैं। देखिए, असतत बिंदु हमने निकालना सीख लिया कि किस पर आपका जो फंक्शन है किन पॉइंट्स पर असतत होगा। अब कुछ असंध्यता के प्रकार हम पढ़ने वाले हैं, टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, यानी किस प्रकार की, प्रथम प्रकार की असंध्यता, द्वितीय प्रकार की असंध्यता, जो हटने योग्य असंध्यता, मिश्रित प्रकार की। तो ऐसे 3-4 आपकी असंध्यता के प्रकार हैं। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ऐसे कि आपको दे देगा फंक्शन और पूछेगा कि निम्न में से किस प्रकार का ये असंध्यता है, प्रथम प्रकार की है, द्वितीय प्रकार की है, मिश्रित है या फिर हटने योग्य असंध्यता है। तो उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं और इसके नोट्स हैं वो टेलीग्राम चैनल पर आएंगे। तो चैनल को, टेलीग्राम चैनल है उसको भी ज्वाइन कर लो आप, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, टॉपिक है टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, यानी असंध्यता के प्रकार। और असंध्यता के बारे में आपने पढ़ लिया कि कोई भी एक, कम से कम एक ऐसा बिंदु जिस पर आपका फलन सतत नहीं हो। और असंध्यता यानी जिस पर जितने भी उसके पॉइंट्स होंगे असंतत बिंदु कहलाएंगे, उन पर असंध्यता होगी। ठीक है, कम से कम एक ऐसा बिंदु होना चाहिए जिस पर आपका फलन सतत नहीं है, तो भी वो फलन आपका सतत नहीं होगा। यानी सतत फलन के लिए तीनों कंडीशंस लागू होनी चाहिए और कोई भी ऐसा सिंगल पॉइंट है जिस पर सतत नहीं है तो आपका वो सतत होगा ही नहीं। ठीक है, अब देखो पहला प्रकार आता है आपका प्रथम प्रकार या साधारण असतत। थोड़ा सा इनको ध्यान से पढ़ लेना। प्रथम प्रकार या साधारण असतत, प्रथम प्रकार या साधारण असतत। तो देखो पहला प्रकार क्या होता है, देखो ध्यान से। यदि आपके पास कोई फंक्शन है और उस पर आप सांध्यता की जांच कर रहे हैं, तो उसके अंदर यदि आपकी बाईं सीमा और दाईं सीमा दोनों बराबर नहीं हो, यानी बाईं सीमा और दाईं सीमा बराबर नहीं है, यानी दोनों विद्यमान है, दोनों मौजूद है सीमाएं, लेकिन दोनों इक्वल नहीं है। यानी आप कह सकते हैं कि लिमिट, कोई फंक्शन है एफ एक्स आपका और एक्स से ए की ओर आपको लिमिट देखनी है, तो एक्स ए माइनस यानी इससे कम वाली एफ एक्स नोट बराबर होना चाहिए लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस वाली एफ एक्स। अगर ऐसा आता है, यानी इसको आप और कैसे लिख सकते हैं, एफ ए माइनस जीरो बराबर नोट बराबर एफ ए प्लस जीरो। यानी सीधी सी बात क्या है कि आपकी बाईं सीमा तथा दाईं सीमा अगर बराबर नहीं है, सिंपल सी लाइन है, बाईं सीमा तथा दाईं सीमा इक्वल नहीं है, तो वो फलन आपका किस ओर से असतत कहलाएगा, प्रथम प्रकार या साधारण असतत आपका कहलाएगा। लिख लो, फिर इसके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे आती है हटने योग्य असंध्यता, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। 2 नंबर क्या है, हटने योग्य असंत्यता, इंग्लिश में रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी, ठीक है, रिमूवेबल यानी हटने योग्य असंध्यता। अब इसके अंदर क्या होगा, देखो आपकी बाईं सीमा बराबर होगी दाईं सीमा के, ये तो मान बराबर होगा, लेकिन इन दोनों के मान नॉट इक्वल फलन के मान। यानी आप निकालते हैं, अगर आप संध्यता की जांच करते हैं, कोई फंक्शन अगर सतत होगा तो उसके अंदर तीनों चीजें बराबर होनी चाहिए, बाईं सीमा का मान, दाईं सीमा का मान बराबर होना चाहिए, फलन का मान। लेकिन यदि बाईं सीमा और दाईं सीमा तो इक्वल है, लेकिन फलन का जो मान है वो इक्वल नहीं है, यानी ये दोनों मान बराबर आ गए लेकिन फलन का मान इसके बराबर नहीं आ रहा है, अर्थात आप क्या कह सकते हैं, अर्थात लिमिट है आपकी, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, यानी इससे छोटी वाली माइनस वाली एफ एक्स बराबर होगा लिमिट एक्स ए प्लस वाली एफ एक्स, लेकिन नोट बराबर होगा किसके, एफ ए, यानी फलन के मान के। तो अगर ऐसी आपको वैल्यूज प्राप्त होती हैं, ऐसे मान आपको प्राप्त होते हैं, तो इसका अर्थ क्या होगा
कि जो आपकी असंतता होगी वो रिमूवेबल असंतता होगी, या उसे कह सकते हैं हटने योग्य असंतता होगी। और ऐसे पूछे जाते हैं, अभी क्वेश्चन करेंगे इसके बहुत सारे भी, चिंता मत करो, लेकिन ये चीज समझो। पहली मैंने आपको क्या बताई, प्रथम प्रकार की। प्रथम प्रकार में क्या था, बाईं सीमा तथा दाईं सीमा दोनों क्या थी, बराबर थी क्या, नहीं थी। याद रखना, बाईं सीमा तथा दाईं सीमा बराबर नहीं थी प्रथम प्रकार में, पूछा जाता है। ये देखो, ये चीजें, कुछ चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी। अगर चीजें समझ ली बहुत अच्छी बात, आपको चीजें आ गई, लेकिन सिलेक्शन लेना है तो जो चीजें आपको मैं बताऊं वो याद करनी ही करनी पड़ेगी। यानी क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन हैं तो क्वेश्चन के आंसर रटने में कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन के आंसर भी आप रटोगे, याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि इतना टाइम थोड़ी ना मिलेगा। आपको आती है चीजें, सभी को आती है, लेकिन सिलेक्शन कौन दिलाएगा, जब चीजें आपको याद होंगी, देखते ही पता चल जाएगा हाँ कि ये आपकी बाईं सीमा दाईं सीमा बराबर नहीं है, तो ये प्रथम प्रकार का हो गया। तो ऐसे बहुत सारी चीजें आपको समय समय पर मैं चीजें याद कराता चलूंगा, तो वो चीजें आपको याद रखनी है, क्योंकि एग्जाम के अंदर टाइम बचा देगी वो चीजें आपका। वो टाइम बचा दिया तो मतलब क्वेश्चन आप ज़्यादा अटेम्प्ट कर पाओगे, और ज़्यादा अटेम्प्ट करोगे तो सिलेक्शन में उतने ही आप आगे बढ़ पाओगे। तो ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। तो ये हो गया। दूसरा क्या था, हटने योग्य असंतता, यानी दोनों लिमिट तो बराबर हों लेकिन जो फलन का मान है वो इक्वल न हो, तो ये आपकी हटने योग्य असंतता हो जाएगी। देखो फिर तीसरी करते हैं, द्वितीय प्रकार की। ठीक है, देखो द्वितीय प्रकार की असंतता 3 नंबर है। द्वितीय प्रकार का असंतत या असंतता, सिंपल सा है कि यदि बाईं सीमा, ध्यान से समझना इस बात को, यदि बाईं सीमा तथा दाईं सीमा दोनों सीमा तथा बाईं सीमा तथा दाईं सीमा दाईं सीमा दोनों विद्यमान ही ना हो, दोनों विद्यमान नहीं हो, विद्यमान ना हो, यानी उसके अंदर तो जो बराबर नहीं थी, तो यानी उसमें विद्यमान थी, लेकिन यहां पर ऐसी सीमा कि जो दोनों सीमा विद्यमान ही नहीं है, बाईं सीमा भी विद्यमान नहीं है, दाईं सीमा भी विद्यमान नहीं है। कैसे, एग्जांपल देखना, ऐसा है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 1/x। ठीक है, अब देखो आप यहां पर वैल्यू ये रखेंगे 0, यानी इन्फिनिटी बन गया, साइन इन्फिनिटी। और आपको पता है कि जो साइन की वैल्यू है वो किसके मध्य दोलन करती है, -1 तथा 1 के मध्य। अब देखो इसके अंदर कोई निश्चित मान नहीं है, साइन का कोई निश्चित मान नहीं है कि वैल्यू कौन सी आएगी, -1 आएगी, 0 आएगी, 1 आएगी, कौन सी आएगी, कोई निश्चित मान नहीं है, अनिश्चित है। तो यानी इसकी लिमिट सीमा क्या है, विद्यमान ही नहीं है, तो इसकी सीमा विद्यमान ही नहीं होगी, सीमा विद्यमान नहीं है। तो ऐसी अगर कंडीशन मिलती है जिसके अंदर दोनों ही सीमा, चाहे बाईं सीमा की बात कर लें चाहे आप दाईं सीमा की बात कर लें, दोनों सीमा ही अगर विद्यमान नहीं है, दोनों सीमा ही विद्यमान नहीं है, एग्जिस्टेंस नहीं करती हैं, तो वो आपका द्वितीय प्रकार का अस्तित्व होगा। पहला हमने प्रथम प्रकार में क्या पढ़ा, बाईं सीमा और दाईं सीमा दोनों बराबर नहीं है। दूसरे के अंदर बाईं सीमा दो आपका हटने योग्य असंतता था, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, उसके अंदर क्या था, बाईं सीमा और दाईं सीमा बराबर थी लेकिन जो फलन का मान है वो बराबर नहीं था। तीसरा ये क्या आया है, द्वितीय प्रकार। द्वितीय प्रकार में बाईं सीमा तथा दाईं सीमा दोनों ही विद्यमान नहीं है, समझे ना बात को। अब बात करते हैं चौथा जो मिश्रित प्रकार का है, लिख लो इसको। चौथे के बारे में बात करते हैं जो मिश्रित प्रकार का है। चार नंबर पर बात करते हैं मिश्रित असंतत के बारे में। चार नंबर है मिश्रित असंतत। अब मिश्रित असंतत के अंदर यानी जो द्वितीय प्रकार था उसके अंदर दोनों ही नहीं थी विद्यमान, लेकिन इसके अंदर होगा कि दोनों जो बाईं सीमा तथा दाईं सीमा से, बाईं तथा दाईं सीमा में एक विद्यमान न हो, यानी बाईं और दाईं में से एक
आपकी इन्फिनिटिव बन जाए, कोई लिमिट है, कोई मौजूद ही न हो, तो ऐसी एक सीमा विद्यमान नहीं है, तो आप उसे मिश्रित असतत कहेंगे। समझ गए बात को। अब करते हैं इसके क्वेश्चन। चारों समझ गए ना। पहली प्रथम प्रकार की थी, उसमें क्या थी, बाईं और दाईं सीमा दोनों बराबर नहीं थी। जो हटने योग्य असततता थी उसके अंदर बाईं और दाईं सीमा बराबर थी, लेकिन जो फलन का मान है वो इक्वल नहीं था, ये भी समझ गए। तीसरी आपने द्वितीय प्रकार की पढ़ी। द्वितीय प्रकार में क्या पढ़ा कि जो बाईं सीमा और दाईं सीमा है दोनों विद्यमान ही नहीं है, और लास्ट मिश्रित प्रकार उनमें से यानी कम से कम एक इनमें से विद्यमान है हो, ठीक है, तो वो आपकी मिश्रित हो गई। अब देखो क्वेश्चन करते हैं अपन। क्वेश्चन है कुछ ऐसा, पूछेगा आपसे कि एफ एक्स बराबर आपको दिया है x माइनस का मापांक x अपॉन में x, जहां x बराबर नॉट जीरो और x बराबर 0 पर ये मान है 0, और कहा है कि x बराबर 0 पर किस प्रकार का सतत है, किस प्रकार का सतत है। किस प्रकार का असतत है, असतत है, यहां पर असतत होगा, किस प्रकार का असतत है, ठीक है। देखो सबसे पहले मैंने क्या कहा, जब भी आपको मापांक फलन दे, मापांक को डिफाइन करना है आपको। मापांक डिफाइन कैसे होता है, देखो एफ एक्स बराबर, मापांक को डिफाइन करेंगे x, देखो अगर हम x से छोटी वैल्यू लेंगे, x लेस देन 0 यानी 0 से छोटी लेंगे, तो यानी ये माइनस के अंदर आएगा, मापांक क्या देगा माइनस x, और यहाँ पर देखो माइनस माइनस क्या हो गया आपका प्लस का x, नीचे ये x यानी 2 आपकी वैल्यू आएगी, ठीक है। अब बात करते हैं कि x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर आपको 0 दे रखा है, x ग्रेटर देन 0 मैं लूँ, यानी x ग्रेटर देन 0 तो मापांक क्या वैल्यू देता है, जो 0 से बड़ी है पॉजिटिव वैल्यू है उनको तो पॉजिटिव रखेगा, तो यानी यहाँ पर तो आपका पॉजिटिव आएगा, तो x माइनस एक्स यानी मापांक घटेगा x माइनस एक्स, क्या हो गया आपका 0, तो ये वैल्यू 0 हो गई। अब आप सीमा निकाल लो। पहले फलन का मान आपने निकाला, फलन का मान यानी f0 कितना है, 0 ही है। बाईं सीमा देखो डायरेक्ट आप वैल्यू, जो यहाँ पर वैल्यू है वो डायरेक्ट वैल्यू होगी, बाईं सीमा कितनी है 2, क्योंकि x लेस देन 0, और दाईं सीमा कितनी है, दाईं सीमा कितनी है 0। अब देखो ये जो दाईं सीमा और बाईं सीमा बराबर है क्या, 0 नॉट बराबर 2, अगर ये बराबर नहीं है तो ये किस प्रकार की असंतता होगी, प्रथम प्रकार की, प्रथम प्रकार की असंतता, प्रथम प्रकार की असंतता होगी, और यही आपको बताना था। समझे ना बात को। प्रथम प्रकार की में क्या था, बाईं सीमा और दाईं सीमा दोनों बराबर नहीं होगी, और दोनों बराबर नहीं है तो आप देख सकते हैं। चलिए उसके बाद और हम बात करते हैं। लिख लिया क्या इसको, साथ साथ में लिख लिया करो थोड़ा बहुत। चलो अब एक क्वेश्चन और हम करते हैं ऐसा ही। क्वेश्चन है आपको दिया है कि एफ एक्स बराबर मापांक x अपॉन x, x बराबर 0 पर किस प्रकार का असतत है, x बराबर 0 पर किस प्रकार का असतत है। हमारे पास तो वही तरीका है, कौन सा वाला, सबसे पहले तो मापांक के रूप में दिया है तो मापांक को हम डिफाइन करेंगे। तो देखो मापांक x क्या होता है, देखो मापांक को हम डिफाइन कर रहे हैं, तो देखो माइनस एक्स कब होगा, जब x की वैल्यू लेस देन 0 होगी, क्योंकि देखो माइनस आप मापांक हटाते हैं तो माइनस आता है नेगेटिव वैल्यूज के लिए, तभी तो ये पॉजिटिव होता है, माइनस माइनस तभी तो ये आप मापांक माइनस वाली वैल्यू को पॉजिटिव देता है, क्यों, क्योंकि एक माइनस इसके अंदर खुद होता है, जो माइनस वालों के लिए लागू होता है पॉजिटिव वाली वैल्यू के लिए लागू नहीं होता, ठीक है। अगर हम x बराबर 0 करते हैं तो ये वैल्यू क्या देगा 0, अगर मैं x ग्रेटर देन 0 कर रहा हूं तो यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी x,
अगर मैं अब एफ एक्स की बात करता हूं, एफ एक्स यानी मापांक एक्स अपॉन एक्स, अब इसमें एक्स का भाग दूंगा मैं हर जगह, तो एक्स का भाग देंगे, देखो एक्स अपॉन एक्स माइनस का 1, कब है ये, एक्स लेस देन 0 है, 0 है कब, जब एक्स बराबर 0 है, और 1 कब है, एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए। वही तरीका वैल्यूज देख लो कौन सी बराबर है, तो बाईं सीमा आप देखेंगे, बाईं सीमा क्या ही है, बाईं सीमा बराबर -1, दाईं सीमा कितनी है 1, तो देखो दोनों बराबर है क्या, नहीं है, दोनों बराबर नहीं है, तो वही आपका कौन सा प्रथम प्रकार का, कौन सा स्थित हो गया, प्रथम प्रकार का असतत हो गया। लिख लो अच्छे से, समझे ना बात, कोई एक चीज समझ में तो आ रही है, कोई दिक्कत ही नहीं है इन चीजों में। अब देखो कुछ चीजें आपको, अब कुछ आपको एग्जांपल लिखा रहा हूं कि जो आपके असतत होते हैं फलन, जो आप याद रखने हैं कि वो फंक्शन आपके असतत होंगे और किन किन बिंदुओं पर होंगे वो भी आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, लिख लिया होगा इसको। असतत फलन, असतत फलन के बारे में हम बात करते हैं। कुछ असतत फलनों के उदाहरण हैं, असतत फलनों के उदाहरण, असतत फलनों के उदाहरण, तो सबसे पहले असतत फलन, ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि किन बिंदुओं पर असतत बिंदु कौन से हैं, यानी कितने बिंदुओं पर कौन कौन से बिंदु हैं असतत बिंदु और उनकी संख्या क्या है, परिमित है, 2 है, 3 है, अपरिमित है, क्या उनकी संख्याएं हैं। तो सबसे पहले देखो आपने एक चीज बड़ी थी, सबसे पहला यही पूर्णांकीय वर्ग। पूर्णांकीय वर्ग आपको पता है, मैंने सबसे पहले यही बताया था कि पूर्णांकीय वर्ग है वो किसी भी बिंदु पर सतत नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये वैल्यू आप देख सकते हैं पूर्णांकीय वर्ग, अगर आप बाईं सीमा निकालेंगे तो 1 माइनस h ले रहे हैं तो उससे छोटी यानी 0 वाली वैल्यू देगा, और 1 प्लस h ले रहे हैं तो 1, तो कभी भी बाईं सीमा और दाईं सीमा इसके अंदर बराबर नहीं आ सकती। हालांकि ये दाईं ओर से सतत है, हमने दाईं सीमा और फलन का मान बराबर आता है इसके अंदर, ये आपको मैं पहले भी क्लियर कर चुका हूं, दाईं ओर से सतत, बाईं ओर से सतत, ये हम पहले ही बात कर चुके हैं। लेकिन यहां पर ये बात है कि ये फंक्शन है टोटल, अगर तीनों मान बराबर हैं तो ही ये आपका सतत फंक्शन कहलाएगा। अगर बाईं और दाईं ऐसे है तो वो बाईं ओर से दाईं ओर से ही होगा, पूर्ण रूप से नहीं होगा, ये बात याद रखनी है। तो ये देखो जो आपका है ये हर बिंदु पर, यानी कोई सा बिंदु ले, 1 2 3 कितने भी बिंदु ले सकते हैं, तो ये प्रत्येक पूर्णांक पर आपका असतत होगा, प्रत्येक पूर्णांक पर आपका ये असतत होगा। और इसके बिंदुओं की संख्या कितनी होगी, तो प्रत्येक बिंदु है तो इनको बिंदुओं को गिना थोड़ा जा सकता है, तो कितने हो गए, अपरिमित, अपरिमित बिंदु होंगे और प्रत्येक पूर्णांक पर आपका ये असतत होगा। अगर मैं दूसरा बात करूं x माइनस का, ऐसा ही इसके अंदर पूर्णांकीय वर्ग है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पूर्णांकीय वर्ग है तो यहां से देखो मेन चीज तो ये डिफाइन करेगा, इसके अंदर ही वैल्यूज आपकी इक्वल नहीं आएगी, किसी इसमें 0 लिमिट्स इक्वल नहीं आएगी, तो ये सेम टू सेम वैसा ही होगा, यानी प्रत्येक पूर्णांक पर तो असतत तो होगा, प्रत्येक पूर्णांक पर, और वैल्यू क्या होगी इसकी, अपरिमित। समझे ना बात को। अब बात करते हैं नेक्स्ट, देखो आपसे ऐसा दे दे कि साइन इनवर्स और अवशेष वर्ग जिसके अंदर दे दिया, अब साइन इनवर्स के अंदर अवशेष वर्ग दे दिया, तो आप देख सकते हैं ये आपका जो वैल्यू है किन पर असतत होगा, एक तो देखो x बराबर 0 पर और एक x बराबर 1 पर, x बराबर 0 और x बराबर 1 पर आपका ये असतत होगा। तो यही आपके इसके अंदर भी जो बिंदु है वो आप देख सकते हैं संख्या कितनी हो जाएगी, 2 ये ऐसे पॉइंट है इसके अंदर। नेक्स्ट अगर हम बात करें ऐसा मापांक x माइनस ए अपॉन में x माइनस ए, ये चीज आपको याद ही रखनी है, ये पैटर्न आपको याद रखना है, क्योंकि ये तो आपको हमेशा ही काम में देगा। ऐसे क्वेश्चन देगा एक ही जगह 5 दे दे, 3 दे दे, कुछ भी वैल्यू, जैसे यहाँ पर x माइनस 5 अपॉन x माइनस 5, ऐसा
आपको दे दे तो ये पूछेगा कि किस बिंदु पर ये अस्थित है। तो ये मैंने आपको बताया है केवल और केवल मात्र ये x बराबर a पर ही, केवल मात्र x बराबर a पर ही ये आपका अस्थित होगा, x बराबर a पर ही ये आपका अस्थित होगा। ये मैं पहले ही आपको बता चुका हूं, x बराबर a पर ये आपका अस्थित होगा। तो इसकी बिंदुओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ये चीज याद है ना, ऐसी चीजें याद रखोगे तो ही एग्जाम में बेनिफिट मिलेगा। अब निकालने को इसको निकाल लो, टाइम लगेगा, लेकिन अगर आपको याद है कि x बराबर a पर ये अस्थित होगा तो डायरेक्ट आप ऑप्शन क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं tan x की और आपके sec x की। अब देखो tan x और sec x कौन से बिंदु है जिन पर ये परिभाषित नहीं होगा। देखो tan 90 का मान इन्फिनिटी होगा, tan 90 का मान इन्फिनिटी होगा, और sec 90 का मान भी इन्फिनिटी होगा। क्यों, cos 90 का मान 0 और 1/cos क्या होता है, sec, तो sec 1/, करेंगे 1/0 यानी इन्फिनिटी। तो जहां पर cos 0 बनेगा वहां पर sec इन्फिनिटी बनेगा, और यहाँ tan इन्फिनिटी कहां पर बनता है, π/2 पर बनेगा, 3π/2 पर बनेगा, 5π/2 पर बनेगा। तो ऐसे ये वैल्यूज बढ़ती जाएगी। और फॉर्मूला मैंने आपको क्या लिखाया था कि 2n प्लस का 1 π/2 पर ये आपका अस्थित होगा। अब देखो कितने भी पॉइंट आ सकते हैं इसके अंदर, 2n + 1 π/2 है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि कितने भी बिंदु आ सकते हैं, कितने भी बिंदु आ सकते हैं, तो मतलब अपरिमित हो जाएगा। ये बिंदुओं की संख्या कितनी होगी, अपरिमित। लास्ट अगर हम बात करें 6 नंबर पर, नीचे तक दिख रहा है क्या, कोट वाले की, कोट और कोसेक एक्स, इस पर बात करें तो देखो कोट किस पर आपका 0 इन्फिनिटी बनेगा, कोट 0 का मान कितना होता है, इन्फिनिटी। कोसेक 0 का मान भी इन्फिनिटी। क्यों, कोसेक 0 का इन्फिनिटी क्यों होता है, क्योंकि साइन 0 का मान 0 होता है। 1/, करेंगे 1/, करेंगे तो कोसेक आएगा, और 1/, करेंगे तो ये पार्ट आपका इन्फिनिटी भी बन जाएगा। तो यानी कोट और कोसेक है वो 0 पर आपके, पाई पर आपके, ऐसे वैल्यूज बढ़ती जाएंगी। तो यानी टोटल आप क्या कह सकते हैं, n पाई, लास्ट में पाई आएगा ना। देखो यहाँ पर n बराबर 0 रखेंगे तो 0 हो गया, n बराबर 1 रखेंगे तो पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, ऐसे ये वैल्यूज बढ़ती जाएंगी। तो यानी n पाई पर ये होगा, तो ऐसी वैल्यूज बढ़ती जाएंगी। तो इसकी भी सीमित नहीं है मान, तो अपरिमित मान इसका हो जाएगा। तो ये आपकी सारणी है। अब देखो सारे मैंने त्रिकोणमितीय फलन ले लिए अस्तित्व के अंदर, लेकिन साइन और कोस नहीं लिया। क्यों नहीं लिया रे, साइन और कोस, साइन और कोस भी आना चाहिए था, नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि साइन और कोस है वो सर्वत्र सतत होते हैं, ये बात याद रखनी है। साइन एक्स और कोस एक्स क्या होते हैं, सर्वत्र सतत होते हैं, हमेशा सतत होंगे। क्या होंगे, साइन और कोस एक्स है वो सर्वत्र सतत होते हैं, हमेशा हर बिंदु पर सतत होंगे। समझे बात को, फटाफट लिख लो इसको, फिर आगे क्वेश्चन करते हैं। सारणी बना लो, जैसा है स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो। लिख लिया होगा, क्वेश्चन करते हैं आगे। क्वेश्चन करते हैं, अब जबरदस्त क्वेश्चन करते हैं, 2-3 क्वेश्चन करेंगे, बढ़िया बढ़िया। क्वेश्चन है f(x) बराबर 1/x माइनस का अवशेष वर्ग का x। ठीक है, x बराबर k पर असतत है, x बराबर k पर असतत है, तब जो आपका k है बताना है कि तब k है आपका कहां से बिलोंग करेगा। दूसरा ऑप्शन है आपका k बिलोंग टू I, तीसरा है k बिलोंग टू R। ठीक है, बात तो समझ गए होंगे आप।
यानी ये असतत है तो असतत किस पर होगा? सबसे पहला काम देखो, असतत होने के लिए क्या है, अगर ये नीचे वाला पार्ट आपका जीरो है यानी इन्फिनिटिव बन रहा है तो ये उस पॉइंट पर असतत होगा। तो इसके लिए सबसे पहले इसको पार्ट को आपको जीरो करना है। तो एक्स माइनस, देखो सॉरी क्या है, एक्स माइनस का मापांक, एक्स मापांक नहीं सॉरी अवशेष वर्ग है, पूर्णांकीय वर्ग बराबर आप जीरो करेंगे तो देखो क्या वैल्यू आएगी, यानी एक्स की वैल्यू है वो इसके पूर्णांकीय वर्ग के बराबर है। और याद रखना पूर्णांकीय वर्ग है वो वैल्यू, देखो एक्स की वैल्यू आप 1 रखेंगे, एक्स की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये आपको वैल्यू बाहर 1 देगा। एक्स की वैल्यू आप 1.5 रखेंगे तो भी वैल्यू 1 देगा। तो यानी आप जो भी वैल्यू यहाँ पर रखते हैं रियल नंबर से वैल्यू रखते हैं, लेकिन ये वैल्यू आपको कौन सी देगा, इंटीजर नंबर ही देगा ना, पूर्णांकीय संख्या ही आपको देगा। संख्या तो आप देखो 0 रखेंगे तो 0 आपको देगा, अगर आप 1 रख रहे हैं तो 1 देगा, 1.5 रख रहे हैं तो भी 1 देगा, 2.1 रख रहे हैं तो 2 देगा। तो यानी ये पूर्णांक के रूप में ही संख्या देगा, तभी तो इसका नाम पूर्णांकीय वर्ग है। तो यानी इसकी वैल्यू आप देख सकते हैं, वैल्यू आपको क्या मिलेगी यहाँ से, ऑलवेज आपको वैल्यू क्या मिलेगी, देखो यहाँ से x की वैल्यू आपको हमेशा देखो माइनस की, ऐसे माइनस की 2 मिल गई, माइनस की 1 मिल गई, माइनस का 3 मिल गया, ऐसे ऐसे वैल्यू मिलेगी, यानी 0 मिल गया, 1 मिल गया, 2 मिल गया, 3 मिल गया, आगे आगे। तो यानी ये पूर्णांकीय संख्या ही आपको देगा। तो क्या ये रियल नेचुरल नंबर देगा? नहीं देगा, क्योंकि देखो यहाँ पर माइनस वाले भी देगा। ये क्या रियल नंबर देगा? नहीं देगा। तो ये क्या देगा आपको? पूर्णांकीय संख्या देगा, और ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। समझ गए ना बात? देखो यहाँ से ये वैल्यू कौन सी वैल्यू आपको दे रहा है, इंटीजर वैल्यूज तो है, पूर्णांकीय संख्याएं तो है, ये पूर्णांकीय संख्या देगा, तो इसका रिजल्ट भी जो आंसर है वो भी क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, के बिलोंग टू आई। ठीक है, लिखो इसको, आगे बात करते हैं। आगे क्वेश्चन है, निम्न में से किस फलन के सीमित असतत बिंदु हैं? निम्न में से किस फलन के सीमित असतत बिंदु हैं? निम्न में से किस फलन के सीमित असतत बिंदु हैं? नंबर 1 हम बात करते हैं x प्लस का पूर्णांकीय वर्ग, दूसरा है आपका tan x, तीसरा है मापांक x अपॉन x, और चौथा है साइन, देखो अंदर क्या है, पाई अवशेष वर्ग है, ये देखो पूर्णांकीय वर्ग या अवशेष वर्ग पाई x। तो देखो यहां पर सबसे पहले हम चेक करते हैं, अवशेष वर्ग है तो ये प्रत्येक मान पर, चाहे कोई भी आप वैल्यू रख लें अवशेष वर्ग की, तो ये प्रत्येक मान पर इसकी बाईं सीमा और दाईं सीमा बराबर नहीं होगी। तो जहां अवशेष वर्ग है तो वो तो कभी भी आपका सतत नहीं हो सकता, तो ये तो आपका असतत होगा। और इसके बिंदु क्या होंगे? अपरिमित। यहाँ पर पूछा है सीमित बिंदु है, यानी असतत तो सभी है, असतत तो सभी बनाएंगे, लेकिन सीमित बिंदु किसके हैं, 1 या 2 ऐसा कुछ बिंदु, तो वो हमें चेकआउट करना है। तो ये तो आपका क्या हो गया, नहीं होगा, क्योंकि इसके अपरिमित हो गए, क्योंकि अवशेष वर्ग आपको दे रखा है यहाँ पर। समझे बात को? दूसरा हम चेक करते हैं ये वाला, दूसरा देखो इसके अंदर भी ऐसा ही है, पूर्णांकीय वर्ग यहाँ पर दे रखा है, तो ये भी आपका नहीं होगा, क्योंकि इसके भी बहुत सारे बिंदु होंगे, प्रत्येक ऐसा मान है, कोई सा भी रख ले उस पर आपका ये बराबर होगा ही नहीं, यानी कोई भी फलन का मान फलन की सीमा बराबर नहीं होगी, यानी लगातार इसके रिजल्ट्स बढ़ते जाएंगे, कोई 1-2 मान थोड़ी ना है। tan x की बात करते हैं, tan x तो आपको पता ही है, सिंपल सा क्या लिख सकते हैं, sin x अपॉन cos x। अब देखो कौन सा असतत बनाएगा, ये cos x वाला, और जहां cos x 0 होता है, कहां पर 0 होता है, π/2 पर होता है, 3π/2 पर होता है, 5π/2 पर होता है, ऐसे ऐसे आगे ये बढ़ता जाएगा, कोई लिमिट है ही नहीं इसकी। तो यानी फॉर्मूला क्या बनता है, 2(1 + π/2। तो यानी इसके भी अपरिमित बिंदु हैं, कोई भी सीमित बिंदु नहीं है। बचा कौन सा है, ये वाला, वैसे तो बचा यही, तो ये आंसर क्लिक हो जाएगा, लेकिन चेक करते हैं। देखो ऐसा मैंने आपको बताया था मापांक x, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं ना, x - 0 अपॉन x - 0। क्या ये वही फॉर्म बन गई क्या, x - a वाली? ये वही फॉर्म बन गई ना। और इसके अंदर मैंने आपको कहा था कि ये केवल मात्र x बराबर a पर ही असतत होगा,
बाकी हर जगह ये सतत होगा, ये हमने सिद्ध भी किया था, असतत होगा। पिछले लेक्चर के अंदर बताया भी था आपको कैसे होगा, केवल मात्र x बराबर a पर ही ये असतत है, बाकी हर जगह इसकी वैल्यू सतत होगी। तो इसका क्या होगा, क्या है, केवल एकमात्र x बराबर 0 पर ही ये असतत है, बाकी हर जगह होगा। तो इसके सीमित बिंदु है ना, एक ही बिंदु है इसका 0, तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा। समझिए बात को। अब आपको एक क्वेश्चन देता हूं मैं, करना होमवर्क के रूप में है। बढ़िया क्वेश्चन है, और वैसे आप देखते ही बता दोगे कि क्या होगा। क्वेश्चन है देखो इस प्रकार कुछ, fx आपको दिया है, मापांक x-1 प्लस का x-2 असतत है, ये बताना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, और ये आपको बताना है कि ये असतत है, किस पर है, ये असतत है या नहीं, ये भी आपको चेकआउट करना है। ठीक है, कल ये आपका कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर, फिर नया ही स्टार्ट करेंगे, यानी अवकलन वाला पार्ट है वो स्टार्ट करेंगे, और वो भी फटाफट हमें ऐसी रोजाना 2-2 क्लासेज आ रही हैं, तो कोई दिक्कत है नहीं, जल्दी से हम चीज़ें कवर अप कर लेंगे। ठीक है, अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो इसको थोड़ा बहुत अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस तरह की यूजफुल वीडियो आपको हम हमेशा प्रोवाइड कराते हैं, आगे भी आपके लिए वीडियोस आती रहेंगी। चलिए आज के इस वीडियो के अंदर इतना ही, धन्यवाद।